कवर किया है। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जब मेरी बारी आएगी तो अब मेरे को क्या बोलना है, परंतु फिर भी अवसर मिला है बोलने का तो मैं थोड़ी सी बातें रखूंगा। आप सब लोग अगर गूगल उठाएंगे, अगर अपना फोन खोलेंगे तो अगर आप 3 शब्द टाइप करेंगे और वो शब्द होंगे स्कूल मेक्स मी फील। आपको जानकारी है कि आपको गूगल एल्गोरिथम से क्या थ्रो बैक करेगा? कभी किसी ने सोचा है? अगर आपने नहीं सोचा है तो मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप जरूर ट्राई करके देखें, क्योंकि आप लोग टीचर हैं। तो आप ये ट्राई करके देखें कि गूगल एल्गोरिथम से अगर ये 3 शब्द आप टाइप करो गूगल ब्राउजर में कि स्कूल मेक्स मी फील, तो आप हैरान होंगे। सबसे ऊपर 3 शब्द जो आपको दिखेंगे वो मिलेगा स्कूल मेक्स मी फील फेलियर, स्कूल मेक्स मी फील डम, स्कूल मेक्स मी फील इनकेपेबल। इट्स वेरी हॉरिफाइंग। और गूगल जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी से जो बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं स्कूल के बारे में, उन फीलिंग्स को गैदर करता है और आपके सामने रखता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक बहुत बड़ा उद्देश्य ये है कि ये जो फीलिंग है बच्चों के अंदर, टू फील लाइक ए फेलियर, टू फील लाइक ए डम और टू फील लाइक डिप्रेस्ड इन अ स्कूल, इन विषयों के ऊपर कैसे ये शिक्षा नीति एड्रेस करे। ऐसा नहीं है कि पुरानी शिक्षा नीतियों ने एड्रेस नहीं किया, लेकिन बदलते समाज के परिप्रेक्ष्य में और जिस प्रकार से वातावरण और टेक्नोलॉजी का उदय हुआ और जिसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता गया, उस प्रभाव ने आज जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनके ऊपर एक गहरा प्रभाव डाला हुआ है। वास्तव में तो मां के गोदी में ही हम लोगों को ईगो की स्थापना हो जाती है। साइंस कहता है कि नेचर एंड नर्चर मेक्स अस। नर्चर 20% है और नर्चर 80% है और नेचर 20% है। यानी हम प्रीडिस्पोज्ड स्किल्स ट्रेड्स के साथ पैदा होते हैं, लेकिन 80% इज हाउ दोज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेशन एंड द फर्स्ट प्लेस इज द लैप ऑफ द मदर। अब आज सबसे बड़ी चीज है माँ को कैसे हम काउंसिल करें, कोच करें, स्किल करें, क्योंकि जब गोदी में बच्चा होता है तो वो उसे ये कह के पुचकारती रहती है कि बेटा तुझे राम बनना है, तुझे लक्ष्मण बनना है, तुझे कृष्ण बनना है, तुझे ये बनना है, वो बनना है। वो छोटा बच्चा होता है गोद में, उसे कुछ नहीं मालूम होता, वो कोरे कागज की तरह होता है। तो उसको जो स्टिमुलस माँ से मिलता रहता है और उसके बाद वो थोड़ा टॉडलर बनता है, आसपास जाता है और हर कोई उसे कहता है उसे ये बनना है, उसे वो बनना है। तो जो उसकी निजता होती है, जो वो ट्रेड के साथ 20% ट्रेड के साथ पैदा हुआ होता है, जो उसकी इंडिविजुअलिटी है, जो उसकी निजता है, जो उसकी पोटेंशियलिटी है, जब इस प्रकार का वातावरण उसे मिलना शुरू हो जाता है तो उसकी इंडिविजुअलिटी को एक ऑब्स्टेकल मिल जाता है। और उसके बाद जब वो स्कूल में अपने पहले कदम रखता है तो वहां का वातावरण तो इससे भरा पड़ा होता है। कोई उसे बिल गेट्स बनाना चाहता है, कोई उसे धीरूभाई अंबानी बनाना चाहता है, कोई उसे कुछ बनाना चाहता है, कोई उसे कुछ बनाना चाहता है। और इस होड़ में जो उसका वास्तविक पोटेंशियल है, जो उसकी रियल स्ट्रेंथ्स हैं, जिस स्ट्रेंथ्स के आधार पर वो पैदा हुआ था, क्योंकि हमारे भारत की कल्पना तो वो बड़ी विचित्र है कि हम साइक्लिक प्रोसेस में हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तो कुछ लेके तो पैदा हुआ था। तो उन ट्रेड्स को, उन एक्सपीरियंसेस को, उस इंडिविजुअलिटी को जब एक्सप्रेशन ही नहीं मिला तो बच्चे स्कूल में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं।
डिप्रेस्ड फील करते हैं, एंजाइटीज बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसको गेट ही नहीं मिला अपनी उस इंडिविजुअलिटी को प्रकट करने का। तो इसलिए मैं उसके, क्योंकि समय कम है, इस विषय के ऊपर बहुत विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड साइकोलॉजी से बहुत जुड़ा हुआ है और यहाँ सारे टीचर हैं। एक छोटा उदाहरण दूंगा, हम बच्चे की इनोवेटिवनेस, क्रिएटिविटी को किल कैसे करते हैं। दूसरा बड़ा, हम सारे स्कूलों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, टीचर्स देते हैं, और वो प्रोजेक्ट बच्चों ने करने होते हैं। और जैसे चौहान साहब कह रहे थे, बहुत लोगों ने कहा कि वो प्रोजेक्ट्स इसलिए करने होते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, और उस लर्निंग बाय डूइंग में कहीं ना कहीं उसकी इंडिविजुअलिटी का कोई कण जो है उस डूइंग में मिल जाता है, और उसे एक्सप्रेशन को एक वेंट मिलता है, और वहां से वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो यही प्रोजेक्ट लेके घर चला जाता है, तो घर में सबसे पहले पेरेंट्स क्या करते हैं, घर में कोई बड़ा होगा, बुजुर्ग होगा, पेरेंट होगा, वो आसपास की स्टेशनरी शॉप्स में जाएगा और वहां देखेगा ये प्रोजेक्ट कहाँ मिलेगा। और स्टेशनरी शॉप्स में वो प्रोजेक्ट भी कैटेगराइज होता है, लो कॉस्ट का प्रोजेक्ट, मीडियम कॉस्ट का प्रोजेक्ट, हाई कॉस्ट का प्रोजेक्ट। मुझे नहीं, आप लोग को ज्यादा पता होगा। एक माफिया है हमारे आसपास जिसने हमारी शिक्षा व्यवस्था की ऐसी कर रखी है, और हमने ही इसको बढ़ावा दिया है। और माँ या भाई या पिता बड़े चाव से उस प्रोजेक्ट को खरीद के लाते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप ए कैटेगरी कर लोगे, बी कैटेगरी कर लोगे, सी कैटेगरी कर लोगे, जैसी धन की सुविधा। अब देखिए, प्रोजेक्ट तो आ गया, उसके ऊपर नाम भी चिपका दिया बच्चे का, और बच्चा बड़े चाव से उसे स्कूल में लेके आया, और स्कूल में अच्छे प्रोजेक्ट की तालियां भी बजी। अब आप देखिए, हमने बच्चे के साथ कितना डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म एडॉप्ट किया, उसकी थिंकिंग कैपेबिलिटी पर सबसे बड़ा आघात किया। जो उसके अंदर पोटेंशियलिटी थी सोचने की, उसे हमने किल कर दिया। और सबसे बड़ा और सबसे पुअर संस्कार, एक बहुत ही बुरा वैल्यू उसके अंदर इनकम कर दिया कि काम किसी ने भी किया हो, नाम अपना चिपका दो। उसने तो यही सीखा, क्योंकि स्कूल में तो उसने बिना कुछ किए तालियां, गड़गड़ाहट, एप्रिसिएशन दे दी। तो आप देखिए, ये जो शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, या आप उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहें, जिस भी रूप में आप उसको कहें, इसमें बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जो हम लोगों को ये सोचने में मजबूर कर रहे हैं। ये शिक्षा नीति इंप्लीमेंट करना आसान नहीं है। बड़े ही बहुत लोग इसके बारे में, हमने ये किया है, हमने वो किया है, मेरा व्यक्तिगत मानना है ये बहुत ही कठिन जर्नी है जो हमें अचीव करनी है। और इस कठिन जर्नी में सबसे शुरुआत स्कूल से। अगर स्कूल ठीक नहीं होंगे, आप जिस कल्पना से इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया है वो कभी भी अचीव नहीं होगा। इसलिए स्कूल्स के अंदर टीचर्स की स्किलिंग और ट्रेनिंग और उनकी अंडरस्टैंडिंग और उनका कनेक्ट कि हमें जो अचीव करना है, इसमें पेरेंट्स की सहभागिता भी है। उन्हें भी कैसे आप कोच काउंसिल करें। ये एक फंडामेंटल पार्ट है। इसमें चौहान साहब ने दिखाया, ECC की बात की गई है, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन बड़ा फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है, और ये सबसे डिस्टर्ब प्रोसेस है इस टर्म बाद। आप देखिए, आपकी फंक्शनल न्यूमरेसी या लैंग्वेज न्यूमरेसी जो आपका जो डेटा कहता है, एशर रिपोर्ट्स कहती हैं, वो कितनी अजीबोगरीब सिचुएशन और परिस्थिति में हम लोग हैं। तो इन चीजों को बांटना ये हमारे लिए फंडामेंटली इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए 90%, 99% का टारगेट अगर है, तो अगर स्कूल अपनी परफॉर्मेंस
इससे आता है कि कितने बच्चों के 98 और 99% आए, ये हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो प्रथम उद्देश्य है उसको कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है प्राइवेट स्कूल में हर स्कूल में एक प्रेशर है, परंतु आपने कितने अगले 10 साल में 15 साल, क्योंकि इस शिक्षा नीति का इम्पैक्ट आज तो नहीं पता लगेगा, हमें अगले 10 साल 15 साल बाद पता लगेगा। ऐसा नहीं कि कल शिक्षा नीति का रिजल्ट आपको पता लगेगा, लेकिन उस 15 साल के विजन को अगर आज सही ढंग से स्कूल्स एडॉप्ट करना नहीं शुरू करते, आपको कितने इनोवेटर चाहिए, कितने थिंकर चाहिए, कितने क्रिएटिव व्यक्ति चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लैंग्वेज और मदर टंग को कितना महत्व दिया गया है। हम लोग मदर टंग में अगर बात करते हैं तो हमें बड़ी ग्लानि होती है, और बच्चों को भी हम कहते हैं इंग्लिश में बात करो। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, आप दुनिया के बेस्ट सर्वेस को उठा के देखिए, आप देखेंगे जो लोग मदर टंग में काम करते हैं, मैं दुनिया में बहुत सारे देशों में गया हूं, जब मैं IBM में था, मैं दुनिया जहां के चाहे वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन, बाकी जितने भी वहां स्टेट्स हैं, मैंने एक चीज बड़ी कॉमन पाई, जिन देशों में लोकल मदर टंग यानी उनकी जो लोकल राष्ट्रभाषा में जहां काम होता है, पढ़ाई होती है, वो देश इतने एडवांस टेक्नोलॉजिकली, वो देश फाइनेंशियली इतने समग्र, और वहां की लाइफ आप देखेंगे। मैं स्विट्जरलैंड गया, वो अपने लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, जर्मनी में लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, जापान में लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, पोलैंड में लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं, फिनलैंड लोकल लैंग्वेज में काम करते हैं। आप इन देशों में जाके देखिए, आज अगर दुनिया में सबसे हैप्पीएस्ट नेशन किसी को कहते हैं तो वो फिनलैंड है। अगर उनकी आप अरेंजमेंट देखें, मातृभाषा को उन्होंने बिल्कुल अपनी आत्मा में जैसे डाला हुआ है, हर चीज अपनी मातृभाषा। और उसका कारण ये है, साइकोलॉजिकली भी मातृभाषा में एक्सप्रेशन ज्यादा गहन होते हैं, मातृभाषा में आइडिएशन ज्यादा गहन होती है। आप किसी चीज को एक्सप्रेस करना चाहे मातृभाषा में ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। अल्टीमेटली है तो लैंग्वेज ही, लेकिन अगर एक्सप्रेशन में ब्लॉकेजेस लग गई तो जो क्रिएटिविटी एक बच्चे के अंदर होगी वो डेवलप नहीं होगी। इसलिए ये जो शिक्षा नीति ने मातृभाषा का जो प्रिंसिपल लाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आसान नहीं है, इसकी राह बड़ी कठिन है। चौथी चीज इंक्लूसिव एजुकेशन, इक्विटेबल एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं। देखिए, आज अगर ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को देखें, आप सब लोग, मैं मैडम से पूछ रहा था एवरेज फीस क्या देते हैं, 25,000, 30,000, 40,000। तो ये ऐसे परिवारों से आते होंगे जो फाइनेंशियली ओके हैं। अगर ग्रॉस एनरोलमेंट को देखा जाए, जो परिवार रिच हैं, ओके हैं, फाइनेंशियली फाइन है, उनका 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है। भारत की समस्या तो वहां है जिनके पास पैसा नहीं, जो संपन्न नहीं। भारत को बदलना है तो जो लोग शिक्षा से वंचित हैं या जिनको सही शिक्षा नहीं मिल रही, अगर उन तक शिक्षा नहीं पहुंचेगी, और अगर उन तक सही शिक्षा नहीं पहुंचेगी, जो भारत की रियल पोटेंशियलिटी है, हम उसे कभी अचीव नहीं कर पाएंगे, कितनी ही शिक्षा नीतियां भी हैं। तो इसलिए भारत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लोग बैठे हैं, मैं तो इनको भी, मेरा व्यक्तिगत, मैं तो सरकार को भी यहाँ कहता हूं, जब तक आप पब्लिक स्पेंड और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं इंप्रूव करेंगे, हम उस थॉट को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की अपनी एक लिमिटेशंस हैं, लेकिन पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का ट्रांसफॉर्म होना बहुत जरूरी है। उसके लिए पब्लिक फंडिंग, आज हमारी पब्लिक फंडिंग बहुत पुअर है। हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 6% कहते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है हम 0.5, 0.7, 0.8% के ऊपर नहीं है। तो टू कंक्लूड, हमारे विश्वविद्यालय में, क्योंकि स्कूल की बात है, हम लोगों ने एक इनोवेशन स्कूल, हमारा हालांकि यूनिवर्सिटी है, कौशल विश्वविद्यालय है, और बहुत ही डिसरप्टिव मॉडल पे काम कर रहा है,
जिसको समाज के अंदर एक्सेप्ट करवाना बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में वी हैव मेड अ सिग्निफिकेंट सक्सेस। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो है, हम लोगों ने इंडस्ट्री इंटीग्रेशन मॉडल को बहुत बल दिया है, और लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इंटीग्रेटिंग वर्क इनटू द एकेडमिया, उसको हमने बल दिया है। टीचर्स के स्किलिंग को, क्योंकि टीचर ट्रेनिंग इज वेरी क्रिटिकल। और आज के इस युग में जहां पे आपका लर्निंग स्टाइल ऑफ चाइल्ड वेरीज, आपके क्लास में अगर आप इंक्लूसिव टीचिंग नहीं कर रहे हैं, यू आर मिसिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो टीचर्स को इंक्लूसिव टीचिंग में और अप्लाइड टीचिंग में अगर आप अपस्किल नहीं करेंगे, यू विल कंटिन्यू टू हैव दिस प्रॉब्लम। तो हम लोग उस चीज को बांटने के लिए टीचर्स की स्किलिंग पर बहुत फोकस कर रहे हैं। करिकुलम डिजाइन, रीडिजाइन, इंडस्ट्री का, मार्केट का इवॉल्व होना, और इसी के साथ हम लोग जो फोकस कर रहे हैं वो रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग पे, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग बेस्ड हायर एजुकेशन, और असेसमेंट्स एंड सर्टिफिकेशन, जो रूब्रिक्स को हम लोग फोकस कर रहे हैं। बिकॉज अगर असेसमेंट्स ठीक नहीं होंगी तो प्रेशर नीचे टीचर पर नहीं पड़ेगा कि उसका जो टीचिंग का मेथोडोलॉजी है वो चेंज करना है कि नहीं करना। अदरवाइज दे विल कंटिन्यू विद देयर ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ टीचिंग एंड यू विल कंटिन्यू टू असेस देम फॉर देयर नॉलेज। सो हाउ टू क्रिएट न्यू रूब्रिक्स इन वेक ऑफ द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स। हमारे यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो भारत में अभी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी में हुई, वो है भारत का पहला स्किल स्कूल, स्किल फीडर स्कूल। आप लोग सीबीएसई के जितने भी स्कूल चलाते हैं उसका एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, लेकिन हमारे यहाँ जो अभी स्कूल हम लोगों ने सीबीएसई से अप्रूव करवाया है, ये इनोवेशन स्कूल है, जिसमें हमने वोकेशनल एजुकेशन और जनरल एजुकेशन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया है राइट फ्रॉम क्लास 9। और इसमें जो स्टूडेंट हमारे पास 8th के बाद आता है, थ्रू अ प्रॉपर असेसमेंट, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, वी डू द करियर असेसमेंट एट 8th, उसमें साइकोमेट्री भी है, उसमें फ्लूइड इंटेलिजेंस भी है, वो सारा इंटीग्रेट करके हम बच्चों को वोकेशंस चूज करने को देते हैं आउट ऑफ 15 वोकेशंस। तो क्लास 9th में ही जनरल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स के साथ उनको वोकेशनल सब्जेक्ट्स, स्किल सब्जेक्ट्स पिक करने होते हैं, और दे चूज एनी 2 सब्जेक्ट्स, और उसी में हम उनको परस्यू करते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th में हम उनको फ्लेक्सिबल एंट्री एग्जिट देते हैं, बिकॉज ड्रॉप आउट्स को इंश्योर करना कि वो ड्रॉप आउट होने के बाद मार्केट के अंदर किसी स्किल को, किसी वोकेशन को क्वालिफाई कर सकें। हम उनको मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मल्टीपल सर्टिफिकेशन देते हैं। और इस साल हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी ने मिलकर एक नया प्रावधान शुरू किया है जो इस साल के अंत तक लागू होगा, जिसके अंतर्गत कोई भी बच्चा अगर 8वीं के बाद इस स्किल स्कूल में होगा, वो 10वीं अगर पास करता है तो उसे 10th भी मिलेगा और आईटीआई भी उस वोकेशन में मिलेगा। और अगर वो पास नहीं करता तो उसे वोकेशन की आईटीआई तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिस वोकेशन में उसने ट्रेनिंग ली है, अगर उसने वही ट्रेनिंग कंप्लीट की है तो उस ट्रेनिंग की सर्टिफिकेशन मिलेगी। तो इट्स अ मल्टी सर्टिफिकेशन मॉडल। और 12th करता है, अगेन क्वालिफिकेशन मल्टीपल, प्लस आईटीआई, प्लस डिप्लोमा, प्लस, so it's a very unique kind of a model proposition that we have done. So in the conclusion, my suggestion to all the teachers here is, please look at how you can address the issues that I have talked about, because unless you address the issues at the school level, you won't be able to address the education policy's key objectives. And second is bringing in certain skills based on the appetite and based on the preferences of the children. Start introducing certain skills right at class 6, 7th, 8th, 9th, and focus on applied teaching and applied work. Do not, make sure parents are not supporting children for doing such projects. They can facilitate, but they should not be letting children do. Thank you very much.